पेशेंट्स जो हैं उनको उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हायहामा की एक बच्ची जिसका जो एक्सपेक्ट कर रही थी तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा था, वो अपना मरा हुआ बच्चा पेट में लेके 8:30 बजे उसने एडमिट कार्ड निकालकर अपने वार्ड में एडमिट हो गई। उसके बाद 4:30 बजे तक उसके पास कोई डॉक्टर नहीं गया। डॉक्टर कहां पे थी? डॉक्टर अपने क्लिनिक पे थी। जब मुझे पता चला कि ये सूरत हाल है, उसका खामद जो था, उसका हस्बैंड जो था, वो रोते रोते मेरे से बात करता था। मैं जब वहां पे गया, वहां पे बीओमओ साहब जो हैं यहाँ के और उनके एक दो एम्प्लॉय वो विटनेस हैं उस चीज के कि उनके साथ क्या बर्ताव किया गया था। 4:30 बजे उसको रेफरल लिखा गया उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे, उसकी फाइल पे। उसके बाद वो श्रीनगर चली गई। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो है शिकायतें गायनी सेक्शन से आ रही हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी की बात करें, कैजुअलिटी में डॉक्टर्स बीयूएमएस होते हैं। अगर एमए वाला या ट्रॉमा वाला या फॉलन केस आ जाता है, क्या मुझे बताइए, क्या उस पेशेंट के साथ इंसाफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि एमआई वाला जो पेशेंट आएगा बीयूएमएस उसको क्या देखेगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या करेगा। और तीसरी बात, ज्यादातर जो डॉक्टर साहिबान यहां पे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो हमारे पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिक पर उनको देखते हैं। देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, आप प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में क्या, मुझे बताइए कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताए कि प्राइवेट में उतना क्या है जितना हमारे पास नहीं है, जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉपलर सिस्टम है, हमारे पास सीटी स्कैन है, हमारे पास हर एक्सरे, डिजिटल एक्सरे है, हर कोई चीज आज इस वक्त मैसर है हमें। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नहीं प्राइवेट में जाओ। ये कब तक चलेगा? हमारे जो गरीब अवाम है उनके साथ कब तक चलेगा ये? तीसरी बात, मैं खुद एक पेशेंट्स के साथ गया, उसको रेफर किया गया। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वसूकन आपसे कहता हूं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 10:30 बजे उन्होंने कहा कि हम श्रीनगर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे ही इसका इलाज कराएंगे, इसकी एलएसएस कराएंगे। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया उसके साथ, और उसकी डिलीवरी सिर्फ 15 मिनट में हो गई। मुझे बताइए कि इंसाफ करने वाले कहाँ बैठे हैं? वो हमारे साथ ये खेल क्यों रचा रहे हैं हमारे पेशेंट्स के साथ? क्या हम उम्र भर इन्हीं चीजों का शिकार हो जाएंगे हमारे पेशेंट्स? कोई बंदा है जिसका कोई एक्सेस है, वो उसके पीछे डॉक्टर्स भी चलेंगे, पैरामेडिकल भी चलेंगे, लेकिन उस गरीब पेशेंट्स के लिए कोई सुनने वाला, उसके लिए कोई सुनने वाला वहां पे नहीं है। मैं दूसरी बात कहूं, नाइट आवर्स की बात कहूं, वहां पे किन लोगों को रखा जा रहा है? सिर्फ 200 रुपए के एवज। वहां पे एएनटी स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रखा जाता है और उनको सिर्फ 200 रुपए दिए जाते हैं, और बाकी जो एम्प्लॉइज है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, वो गायब रहते हैं। तीसरी बात, यहां पे हमारा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक द बेस्ट ब्लड बैंक मैं कहूं कि नॉर्थ कश्मीर का, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट्स है कुछ चीजों की, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। चौथी बात, नाइट आवर्स में अगर आप जाओगे, 3 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, आप किसी को वहां पे, किसी मुलाजिम को, किसी नर्स को, किसी फार्मासिस्ट को नहीं पाओगे। वो जो पेशेंट्स होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं रात भर, और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं करता। एक और बात, रेफरल्स की बात मैं करूं। रेफरल्स यहां पे लास्ट आवर्स में, जो नाइट आवर्स होते हैं, उनमें किसी को वहां पे एडमिट नहीं रखा जाता है। जो भी आ जाता है उसको रेफर किया जाता है। ये एक दिन की बात है। तस्लीमा बेगम फ्रॉम क्रालपोरा, सलीमा बेगम फ्रॉम कलारूस, बीबी जान फ्रॉम खुमरियाल, साइमा फ्रॉम शाहवली मुकाम,
और 5 पेशेंट्स को 102 वाले जो एम्बुलेंस है उन्होंने श्रीनगर ले लिया। और त्रहगाम से जो 108 है उसने एक पेशेंट, इसका मतलब है 10-12 पेशेंट्स हमारे पर डे रेफर किए जाते हैं। क्यों? आप लोगों की क्या डिमांड है सर? हमारी डिमांड है सबसे पहले यहाँ पे जो लॉबी सिस्टम है, जिनको 10 साल 5 साल 8 साल यहाँ पे ड्यूटी देते हुए हो गए हैं, उनको कंप्लीटली यहां से निकाल दीजिए। कंप्लीट होल सिस्टम शुड बी ओवरहॉल्ड, कंप्लीट रिशफल। और रिशफल के साथ साथ हमें रिप्लेसमेंट भी उन्हीं कंपिटेंट जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पैरामेडिकल है या ओटी सेक्शंस के मुलाजिम हैं, उनको उनकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। हंदवारा से लाइए, कालापोरा से लाइए, सोगाम से लाए, बहुत सारे हमारे कंपिटेंट डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनको लाए ताकि ये लॉबी सिस्टम, ताकि ये मनमानी जो इनकी है वो खत्म हो जाए। आजकल के वक्त में मैं ये भी सुनने को मिलता है कि कोई पेशेंट उनसे कहता है कि आप अगर हमारी खातिरदारी नहीं करोगे तो हम डीसी साहब को फोन करेंगे। वहां से क्या जवाब मिलता है? जाओ बोलो। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को रोकने के लिए हमें एकजुट हो जाना है, आप लोगों को भी और हमें भी। हर फर्द बशर को एक साथ मिलना है और इस नाइंसाफी को रोकना है। एक और बात, एचआरए की बात मैं करूं, कोई डॉक्टर यहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्वार्टर्स ले लिए हैं, लेकिन एचआर कोई बरता नहीं है। और हमारा जो एचडीएफ फंड है वो यूटिलाइज होता है किस पे? क्वार्टर की रिपेयरमेंट की। मुझे कल ही पता चला कि 8 लाख रुपए एक क्वार्टर को रिपेयरमेंट में लगाए गए। हमें उसकी रिपेयरमेंट नहीं करनी है, उनकी रिपेयरमेंट उन लोगों के करनी है जो उन पे रिजाइड कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या कोई डीएचओ है या सीएमओ है। ये फंड्स जो है वो सिर्फ पेशेंट केयर के लिए है। और एक और बात, बीएमओ जो है वो नाम का है, काम का नहीं है। उसको साइडलाइन किया जाता है एक लॉबी, और उसको वो बेचारा हेल्पलेस हो गया है, उस तक कुछ नहीं रखा गया है। हमें एमएस दर्जे का हमें कोई ऑफिसर दे दीजिए जो इसको चला सके। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, डीएनबी स्टार्ट होने वाला है, डीएनबी डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसकी अभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये लोग परस्यू करने में नाकाम रहे हैं। अगर ये परस्यू करते तो मुझे लग रहा है कि आज यहां पे वो डिपार्टमेंट, वो डीएनबी हॉस्पिटल चालू हुआ होता। और तीसरी बात, सीडो स्पेशलिस्ट यहाँ पे है जो क्लिनिक्स चला रहे हैं बाहर, और आपने भी हाईलाइट बहुत बार किया, मीडिया ने एक अच्छा रोल निभाया। बहुत सारे डॉक्टर्स वहां से भी आते हैं, बारामूला से, सोपोर से या श्रीनगर से, उनकी कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है, वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और वो यहाँ पे हमारे अपने गरीब आवाम को लूटते हैं। और तीसरी बात, जिन यहाँ पे बोर्ड चलाए गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी वो डिग्रियां नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो उनकी डिग्रियां वहां पे नहीं है जो वो बोर्ड चला रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पेशेंट्स को धोखे में रखा जाता है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट लिखता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट लिखता है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट में स्पेशलाइजेशन दिखाता है, लेकिन होता नहीं है। और एक तो फीस, दूसरा उसको धोखा लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो है उनको धोखा लग चुका है, और वो अब कॉम्प्लिकेसी के हालत में हैं। वो आधे अपोलो पहुंच गए, आधे जम्मू के अस्पतालों में, चंडीगढ़ या श्रीनगर के बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंच गए। नेग्लिजेंस सिर्फ और नेग्लिजेंस की वजह से और झूठ की वजह से। और हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे ठीक हो, और हमारा जोर जो है सिर्फ और सिर्फ ये बेटरमेंट इसमें आ जाएगी। शर्त यही कि कंप्लीट रिशफल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को हम एक रिक्वेस्ट भी करते हैं और एक अल्टीमेटम भी देते हैं कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसका सजवाब करें, इसको देखें, जो हमारी डिमांड है उस पर काम करें। और सैनिटेशन और लैब का मैं बोलूं, सैनिटेशन और लैब बिल्कुल
वहाँ पे जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह पैसे आउटसोर्स किया गया है जो सैनिटेशन का या लैब का या दूसरी चीज़ों का, उनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तवज्जो नहीं होता है। तो एक और बात, कोविड की मैं बात करूं, कोविड में बहुत सारे पैसे आ गए सेंटर से, लेकिन हिसाब किताब कहीं नहीं है। और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। एसीबी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्राइम ब्रांच से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका संजीदा नोटिस लें हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ताकि आइंदा कोई इन चालों का इन चालों के साथ ताकि आइंदा ये लोग मोहतात रहें और हमारे पैसों को, हमारे जो फंड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल। शौकत साहब, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी बात को सरकार ने संजीदा नहीं लिया, तो अगला आने वाला क्या है? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ट्रेड प्रेसिडेंट भी हूं और मेरे साथ 5000 दुकानदार यहाँ पे हैं। ये दुकानदारों का ही मसला है, क्योंकि दुकानदार पहले इंसान है। इस अस्पताल में सबों को पहुंचना है। जब फैसिलिटीज होंगी तब हम खुश हैं, जब फैसिलिटीज नहीं है तो तब हम नाखुश हैं। और मैं उनको कॉन्फिडेंस में लाके एक दिन का पूरा शटडाउन करूंगा। मैं करप्शन की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे नेपोटिज्म है, लॉबीइज्म है, इसको तोड़ने की जरूरत है। हम बार हमने एडवाइजर से, हमने कमिश्नर से, हमने डायरेक्टर से, हमने डीसी साहब से, पुराने जो डीसी साहब है, हमने उनसे भी दरख्वास्त किया था कि नहीं, इस सिस्टम को बदल दीजिए। इस सिस्टम को बदलने का एक ही रास्ता है, वो है कंप्लीट रिशफल। जब दूसरा बंदा आ जाएगा, उसके 2 साल अच्छे तरीके से निकल जाएंगे और हमारे पेशेंट जो हो वो आराम करेंगे, उनको सहूलियत मिलेगी। शौकत साहब, कुछ मेडिकल ऑफिसर हैं कि ये अपने मसले नहीं उजागर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आप मेरे FB पोस्ट भी देखते होंगे। दूसरा कि आप भी मेरे ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने शमूलियत की। मैंने तकरीबन 2-3 मसले जो हमारे ट्रेड रिलेटेड हैं उनको उजागर किया है। आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, या जिसको भी शक है वो कम्युनिकेशन जो हमने की है आज तक रिलेटेड टू दिस ट्रेड, तो मैं ओपन हूं, और अगर मैं दिखा नहीं पाया तो मैं जुर्मदार हूं। थैंक यू। ट्रांसपोर्ट भी है सर। क्या यहाँ पर ऐसा एक दूसरे पर इल्जाम होता है? बस यहाँ की मैं अपनी बात करूं, मुझे 6 महीने या 7 महीने आए हुए हैं। ट्रेड प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हुआ मैं, वो तब से लेके आज तक 8 महीने गुजर गए। लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद मैंने जो वादे किए थे उस पर मैं कारबंद हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। दूसरी बात, कोविड ने हमारा सारा कुछ ठप करके रख दिया था। आज ये टाइम मिल गया, 1 महीना मिल गया। 1 महीने में हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार की हैं। किस तरह रेडे बानू को जो वेंडर्स हैं उनको एडजस्ट कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं करना है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी, लेकिन हम अपनी तरीके से सजेस्ट करेंगे। दूसरी बात, हमने म्यूनसिपलिटी से रुजू किया, उन्होंने डस्टबिन मंगवाए हैं, वो आ रहे हैं, वो कहीं कहीं पे लग जाएंगे। और मैं अपने ट्रेडर्स की वकालत यहाँ पे करूँ, मैंने उनसे भी कहीं बात की है। मैंने कहा कि अपने लेवल पे अपना एक डस्टबिन रखो। इनकी म्यूनसिपलिटी की गाड़ी जो ऊपर जिसे कहते हैं वो आती रहेगी और उसमें हम डाला करेंगे, ताकि सड़क पे कहीं पे गंदगी नहीं पाएंगे लोग। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे पास इस वक्त भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं 3 जगहों पे। हमने उनको मैंने नहीं, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मैंने भी अपना एक रोल निभाया है एज सिविल सोसाइटी कन्वीनियर। लेकिन आज तक वो इनके हैंड ओवर नहीं की गई, म्यूनसिपलिटी या ट्रांसफर नहीं की गई है। वो सबसे बड़ी बात है। और अलमिया भी है, अवेलेबल है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो म्यूनसिपलिटी कर्मचारी बेचारे हैं वो मजबूर हो जाते हैं हमारे नदी नालों पे वो फेंकने के लिए, क्योंकि ले जाए कहाँ।
फॉरेस्ट में ले जाएं तो वहां पे पर्चा लगता है। मैं अपनी जमीन में डालने नहीं दे दूंगा, आप अपनी जमीन में डालने नहीं दे। जमीन खरीद कर उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडर्स फेडरेशन को भी आमदनी है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको भी ऑलरेडी आमदनी है। वो जमीन खरीद कर ले सकते हैं और उसमें पेस्टिसाइड बना सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जमीन खरीद कर नहीं लेते हैं? बिल्कुल उसमें प्रोविजन नहीं है। उसमें प्रोविजन यही है कि स्टेट लैंड कहीं पे देख लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बार बार ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जहां भी ये पब्लिक इशू होते हैं ये बार बार वहां पहुंच जाते हैं और ये पब्लिक इशू, उसके लिए मैं आपको लोगों को मुबारकबाद देता हूं। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, म्यूनिसिपलिटी के मेंबर वार्ड मेंबरान साहिबान है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक पब्लिक इशू जो है, जो अवाम का एक इशू यहाँ है, जो पिछले कहीं 20 सालों 25 सालों से चल रहा है, यहाँ ये कुपवाड़ा का अस्पताल, कि इस पर इन्होंने ध्यान दिया और इसमें शमूलियत की, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात यहाँ हमारे कुपवाड़ा में जो अस्पताल है इसकी फैसिलिटीज की, हम तनकीद बराई तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि जो गवर्नमेंट ने किया है उसका शुक्रिया भी अदा करना हमारा हक बनता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। बाकी मशीनरी लाई है अस्पताल में, उसके लिए भी शुक्रगुजार है। जो बिल्डिंग बनाई है, एकोमोडेशन काफी यहाँ बनी हुई है, उसके लिए भी शुक्रगुजार है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ा है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मेरा अंदाजा है ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पिछले 30 सालों से चल रही थी। लेकिन आज हमें अफसोस एक चीज का है, मैं सच बताता हूं, चाहे कुछ भी हो। पहले आज से 3 साल पहले 4 साल पहले इनको प्रॉब्लम होती थी कि कहीं से सियासी अप्रोच होता है, ना जी फलानी कलारों को यहां से नहीं हटाना है, ना जी फलानी डॉक्टर को यहां से नहीं हटाना है। आज 30 साल 25 साल 18 साल 20 साल के जो मुलाजिम हैं वो इस अस्पताल में बैठे हैं। हमें उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब कोई मुलाजिम 2 साल, गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर रखा है कि 2 साल से 3 साल तक मुलाजिम को ट्रांसफर करना है, लेकिन क्या वजह है कि इस अस्पताल में 20-20 साल से मुलाजिम है, 25-25 साल से, कुछ लोग 18 सालों से बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, जो वहां से कोई डॉक्टर चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर या बीएमओ या कोई डॉक्टर आता है, जो लोग वहां बैठे हैं, इन लोगों ने उनको अंडर प्रेशर करके रखा। असल बात में जब इसके जड़ तक पहुंच जाएंगे, असल बात वही है कि वहां फिर चलती किसी की नहीं है। लेकिन अफसोस है एक बात का कि ना तो आज इनको कोई पॉलिटिकल दबाव है, ना कुछ है। आज अगर गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल इंडिया, नया कश्मीर, क्या यही नया कश्मीर है? हमारी मां बहनें रात के 10 बजे 11 बजे आते हैं तो 1-1 घंटे के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता है, कि फिर भी वहां से अंदर से डॉक्टर नहीं निकलता, नर्स नहीं निकलती है। और यह भी हाल है कि जिसको ड्यूटी वहां होती है वो ड्यूटी पर नहीं होता है और कोई होता है। यहां हमने रिक्वेस्ट की, पिछली बार भी रिक्वेस्ट की, डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने उस वक्त कहा कि हमने इस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई जारी है, हम रोस्टर निकालेंगे ताकि आम पेशेंट को पता चलेगा कि इस वक्त कौन सा आज के डेट में कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन ड्यूटी पर है। लेकिन 2-3 दिन रहा, फिर आया गया, जो पिछली कहावत है इसी तरह इन्होंने भी किया। लेकिन बेसिक वजह क्या है, जैसे अभी एक मेरे भाई ने कहा है कि वहां कोई कहता है कि जाओ डीसी साहब को फोन करो, जाओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को फोन करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बेसिक वजह यह है, उन्होंने एक लॉबिज्म वहां रखा है। लॉबिज्म की वजह से यह हमारा अस्पताल जो है, जिस पर यहां काफी लोगों का, हंदवारा में भी अस्पताल है, वहां जाइए, वहां देखिए वहां फैसिलिटीज क्या है। अगर रात के 3 बजे भी पेशेंट जाएगा, उसको नहीं कहते हैं जाओ आपको श्रीनगर रेफर करेंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम होगी। यहां इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, सब डॉक्टर साहिबान हैं जो यहां बैठे हैं 15 सालों से 20 सालों से, इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। जब पेशेंट जाता है, उसको मामूली सी प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं आपको मशवरा देंगे, यहां नंबर नहीं आएगा, इतने दिन लगेंगे, आप कहीं प्राइवेट में जाओ। तो वो बेचारा परेशान होता है, मैं श्रीनगर में जाऊंगा, पहले मुझे इतना किराया देना है, फिर वहां से फिर लास्ट पर पूछता है कहां जाऊंगा। इन्होंने टिक करके रखे हैं अपने यहां जो इनके क्लिनिकें हैं, वो उनको वहां लेते हैं और वहां इन्होंने जबाखाना बनाया है। मुझे ये शर्म नहीं कहने में आती है, जबाखाना बनाया है। ये सिर्फ इन्होंने चाकू हाथ में रखे हैं, बस काटते हैं लोगों को और लूटते हैं।
अगर किसी भी एजेंसी को प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूं। रही बात बाकी फैसिलिटीज की, यहां इनको ये आते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई आती है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बिलें निकलती है, बिलें बनती है, थर्ड बिलें बनती है, और वो सप्लाई पता नहीं वो कहां जाती है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन वजह है वही जो जिन्होंने कब्जा करके रखा है। हम आपकी वसातत से, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहिबान को हम सिर्फ ये अपील करते हैं, जो हमारे दादा परदादा थे वो कहते हैं कि डॉक्टर का रूप जो है ये भगवान का है, अल्लाह का है, लेकिन खुदारा जो ये हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, इन्होंने यहां क्या रूप बनाया है, ये कातिल है। ये सिर्फ पेशेंट को रेफर करते हैं क्लिनिकों पर। मुझे बताओ यहां रिजपुरा में 2-3 क्लिनिकें चल रहे हैं, क्या फैसिलिटीज है इस अस्पताल से ज्यादा हुआ? यहां मार्केट में 2-3 क्लिनिकें चल रहे हैं, जरा आप लोग जाइए वहां देखिए कौन सी फैसिलिटीज है इस अस्पताल से ज्यादा जो फैसिलिटी इस अस्पताल में। लेकिन क्या वजह है? सब लोग ये कहते हैं कहां जाएंगे, कुपवाड़ा जाएंगे, क्योंकि कुपवाड़ा में क्या केरन का भी आता है इस अस्पताल में, करना का भी आता है, मछल का भी आता है, और टंगडार का भी आता है इसी अस्पताल में। लेकिन डॉक्टरों की वजह से और स्टाफ की वजह से, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये अस्पताल बेकार है। बाकी जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने रखी है, मशीनरी है, ऑक्सीजन प्लांट है, बिल्डिंग है, उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस चीज पर गवर्नमेंट भी आज तवज्जो नहीं दे रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि नया कश्मीर है, डिजिटल इंडिया है, नया इंडिया है, तो फिर मुझे बताइए जो 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का डॉक्टर यहां बैठा है उसको क्यों नहीं निकालते? प्रॉब्लम क्या बना है? ये डॉक्टर श्रीनगर नहीं जाएगा ड्यूटी, क्यों नहीं जाएगा? ये 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। क्या ये इसीलिए लेते हैं यहाँ कुपवाड़ा में लोग आएंगे इनको लूटने के लिए बैठे हैं? इसलिए इन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। मेरी इन डॉक्टर साहिबान से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, खुदारा जो कुपवाड़ा के लोग हैं, ये बॉर्डर एरिया है, ये 3 किलोमीटर की सरहदी, ये सिर्फ सुबह जाते हैं 500, 300, 200 रुपया कमा कर लाते हैं। ये कहां से 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया लाएंगे, इन डॉक्टरों की क्लिनिक पर फीस भरेंगे, फिर अपना का इलाज करवाएंगे। मेरी अपील है इन डॉक्टरों से कि खुदारा जो आपका मनसब है ये भगवान का रूप है, ये अल्लाह ताला का रूप है। भगवान आप लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का रूप है। आप लोगों को लोगों की फैसिलिटी देनी है। आप लोगों को ये नहीं करना आप पैसे कमाने के लिए यहां नहीं आए। क्या करेंगे इन पैसों को? साथ लेंगे? यहां किसी ने साथ दिया है? ये डॉक्टर साहिबान साथ लेंगे। 10 बजे इनको ड्यूटी पर जाना होता है, 11 बजे पर अपनी क्लिनिक पर होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एजेंसियों के साथ क्या दोस्ताना है इनका। मैं पिछले महीने अपना एक रिलेटिव लेकर, एक डॉक्टर साहब, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक डॉक्टर साहब के पास गया, वहां वो नुस्खा दवाई लिखता था, मैं वो नुस्खा लेकर एक बार दुकान पर पहुंचा। जब मैंने दवाई पकड़ा तो उसमें एक बोतल थी, जब दूसरा आया तो उसमें भी बोतल है। तो मैं थोड़ा साइड में बैठा, मैंने बोला ये कुपवाड़ा के लोगों को सबको एक ही बीमारी है। 9 तक जब मैंने गिना, 9 पेशेंट को वही एक बोतल, दवाई तो साथ है लेकिन वो बोतल लेजमी उनको लेनी थी। तो मैंने उस दवा फरोश से कहा मुझे बताओ यहां कुपवाड़ा के लोगों के एक ही बीमारी है? तो उसको पता चला शायद ये देख रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने उस बोतल को दूसरे लिफाफे में पैक करके डालता था, तो मैं तो निकल गया। मैं कहता हूं इन डॉक्टरों से, ये मेडिकल वालों से, मेडिकल एजेंसियों से जो आपने सौदा करके रखे हैं, ये लोग उसके काबिल नहीं है। ये 200 कमाने वाले हैं, 400 कमाने वाले, पटरी फरोश है। आप लोग बोरी में, हम जाते हैं, श्रीनगर में भी हम जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, डॉक्टर के पास 300 से 250 से 500 रुपया तक दवा होता है। यहां 1500, 1800, 2500, 3000 से कम दवाई नहीं मिलता। और वो दवाई भी उसमें 70% डुप्लीकेट दवा है। कहां हैं वो लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं? कहां बैठे हैं वो? मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर से गुजारिश करता हूं वो थोड़ा टाइट हो जाए। बीएमओ साहब से गुजारिश करता हूं वो इनके दबाव में ना आए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से अपील करता हूं, एलजी से गुजारिश करता हूं थोड़ा इसमें ध्यान दे। फिर आपका कहना एलजी साहब, जब आप कहते हैं कि नया कश्मीर हमें बनाना है, जब इन चीजों में तवज्जो दोगे तब नया कश्मीर बनेगा। अगर इन चीजों पर आप लोग तवज्जो नहीं देंगे, मीडिया में, प्रेस में बोलने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पर देखिए, ग्राउंड पर लोगों का हाल क्या है, लोगों की हालात क्या है, लोग कहां पहुंच गए हैं। या कुछ लोग इनके इर्द गिर्द बैठते हैं, शाम को जाते हैं, बोलते हैं फलानी जगह पर इतनी सहूलियत है, फलानी जगह पर यह मैसर है, फलानी, कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। लिहाजा
मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं और सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं। आखिर पर मैं डिविजनल इंतजामिया से और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि कुपवाड़ा के इस अस्पताल पर खुदारा खुद तवज्जो दे, इसकी हालत सुधारे। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, आपने वहां फैसिलिटीज रखी है, हम उसके लिए शुक्रिया गवर्नमेंट का करते हैं। लेकिन जो वहां मामले हैं 25 साल से पहले जो मामले हैं वो वही हैं जहां थे। सोनावाला साहब, अगर हम बात करें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत बार सुर्खियों में आया है कुपवाड़ा हॉस्पिटल, डायरेक्टर साहब भी नहीं जा सकते हैं और वहां एलजी साहब को ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप इस पे सीरियस एक्शन नहीं करोगे तो हम रिजाइन करेंगे। आज तक आप लोगों ने एलजी ऑफिस के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? देखिए मुश्ताक साहब, अगर मेरे रिजाइन से इस अस्पताल के या आप लोगों के हालात, यहाँ के गरीबों के हालात सुधर जाएंगे तो मैं आप लोगों को उसके साथ वादा करता हूं, अभी कागज लाओ, मैं अभी रिजाइन कर दूंगा, अभी इसी वक्त। लेकिन जो हालात ग्राउंड पर है, जो हम देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग इस वक्त भी है, लेकिन बोलने का हक हमें इसी मुल्क ने दिया है, इसी पार्लियामेंट ने दिया है, इन्हीं लोगों ने दिया है। हम बोल सकते हैं, हम पर रोक कोई नहीं लगा सकता है, ना हम किसी की जर खरीद है, ना हमें किसी का बोझ है पीछे वो कहेगा हमारा बोझ उतार दो। मैं आप लोगों को वादा देता हूं, अगर मेरे रिजाइन से यहां के हालात सुधर जाएंगे तो मैं अभी दे दूंगा, रिजाइन देने के लिए तैयार। क्या आने वाले वक्त में हम देखें कि आप एलजी ऑफिस के दरवाजे तक हमारी कोशिश है। मैं छोटा सा एक अदना सा वर्कर हूं, मैं कोई अपने आप को लीडर नहीं कहता हूं, मैं छोटा सा एक अदना वर्कर हूं और सिविल सोसाइटी के साथ 20 साल से काम करता रहा। आज ही नहीं करता हूं, 20 साल पहले करता हूं। हमारी कोशिश है, हम कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे। जितना मुमकिन हो सके उतना हम लोगों की आवाज, लोगों की मुश्किलात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है, उम्मीदों पर तो दुनिया खड़ा है, हमें उम्मीद है, हम कोशिश कर रहे हैं। डीडीसी फोरम जो है कुपवाड़ा का, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एलजी साहब से मिलेंगे और इन जो मामलात है, अवामी सतह के जो मामलात है, ये वहां से उबारेंगे। अगर मौका मिला, परसों कोई कह रहा था कि एलजी साहब यहां आएंगे, कुपवाड़ा में विजिट करेंगे, अगर मौका मिला वो यहां आया तो हमें अंदर जाने की इजाजत मिल गई तो हम बता देंगे, हम ये इशू उठा देंगे। रही रिजाइन की बात, आप अभी कागज लिख कर लाओ, अगर मेरे रिजाइन से मामला हल हो जाएगा मैं अभी दे दूंगा। और अपने साथ मुझे 4 डीडीसी और भी है, उनकी तरफ से भी आप लोगों को विश्वास देता हूं कि वो 4 भी रिजाइन देंगे। लेकिन अगर इशू मामला हल हो जाएगा हम उसके लिए भी तैयार है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम पब्लिक के खदमत गुजार है। इक्तिदार वाले हम नहीं है, हम खदमत गुजार है, लोगों के खदमत गुजार है। अगर इसी मामले से लोगों की खदमत हो जाएगी हम उसके लिए भी तैयार। थैंक यू। अस्पताल को बिजनेस बनाया है, कुछ लोग इस अस्पताल से पैसे कमा रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ इनके ऊपर है, उनके सरों पर है। उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं, काफी पैसा कमाए उन लोगों ने, अब खुदारा हद करें। अब हालात बिगड़ चुके हैं और ज्यादा नहीं बिगड़ने चाहिए।